अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध न केवल बढ़ता जा रहा है बल्कि फैलता जा रहा है। बढ़ने से ज़्यादा उसके फैलाव की चिंता है, क्योंकि इस युद्ध ने पूरे खाड़ी के देशों को, अरब देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब ईरान जो है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका पर हमला कर सके। तो खाड़ी के देशों में अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं उन पर ईरान हमला कर रहा है। तो पहले तो बहाना यह था, अमेरिका सैनिक अड्डे हैं उन पर हमला कर रहे हैं, इन देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं। अब वो पर्दा भी हट गया है। अब उसके बाद जो है, उनके तेल ठिकानों पर, गैस ठिकानों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सब पर हमला शुरू कर दिया है ईरान ने। तो ईरान ने इस लड़ाई को फैला दिया है। उसके पीछे उसका जो उद्देश्य नज़र आता है, उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया पर संकट आएगा तो दुनिया मिलकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालेगी। दूसरा, वो जो संदेश देना चाहता है खाड़ी के देशों को कि हमसे तुम्हें अमेरिका नहीं बचा सकता। चाहे वहाँ अमेरिकी अड्डे हो, सैनिक अड्डे बना लो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम लगा लो, कुछ भी कर लो, अमेरिका तुम्हारी रक्षा हमसे नहीं कर सकता। तो वह बता रहा है कि इस इलाके के दादा हम हैं, इस बात को स्वीकार कर लो। अमेरिका का साथ छोड़ दो। अब यह बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका का साथ छोड़ने का मतलब है अभी जो भी बचा हुआ है इन खाड़ी देशों में वो सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि खाड़ी देश को, अरब देशों को अगर सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो ईरान से है। तो यह बात तो बहुत हो रही है कि अमेरिका पीछे हट गया, पीछे हट जाएगा, कमज़ोर पड़ रहा है, ईरान भारी पड़ रहा है। इस तरह की चर्चाएं खूब हो रही है। लेकिन आज आप ज़रा सोचिए, ईरान किस लिए और किस किस के लिए खतरा है। पहली बात तो हमको यह समझ लेनी चाहिए, ईरान एक आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट मशीन है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो देश ही आतंकवाद की आइडियोलॉजी पर चल रहा हो। पाकिस्तान उसकी तुलना में बहुत छोटा सा है। भारत जब चाहे उसे मसल सकता है। पाकिस्तान की कोई बड़ी हैसियत नहीं है। उसको चीन और अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए वह आज भी बचा हुआ है, वरना कब का ख़त्म हो जाता। ईरान ने क्या किया? ईरान ने प्रॉक्सी तैयार की, ना केवल अपने देश में बल्कि अपने देश का जो तंत्र है, जो रिजीम है, उसको ही आतंकवादी तंत्र में बदल दिया। जो उनकी एक आर्मी है वो केवल यही काम करती है कि ईरान में जो भी इस रिजीम का विरोधी हो उसका सफाया, हत्या, फांसी और उसको जेल में भेजना, यातनाएं देना, उसको परेशान करना। आईआरजीसी जो उनकी है, उसका काम देश से बाहर आतंकवाद को बढ़ावा देना है। ईरान फिर कह रहा है दुनिया का अकेला देश है जिसने 3 टेररिस्ट प्रॉक्सीज तैयार किए हुए, एक हिजबुल्ला, दूसरा हमास, तीसरा हूती। अब तक हिजबुल्ला और हमास थे इस युद्ध में, अब हूती भी उतर आया है। हूती के उतरने का मतलब है कि रेड सी का रास्ता भी बंद हो सकता है। ईरान किस किस के लिए खतरा है? पूरी दुनिया के लिए खतरा है। स्टेट ऑफ जो मध्य है वो इंटरनेशनल वाटरवे है, किसी देश की संपत्ति नहीं है। यह वैसे ही है कि मेरी लड़ाई जो है मेरे पड़ोसी से हो जाए तो मेरे घर के सामने जो सड़क जा रही है मैं उस पर अवरोध लगा दूं कि किसी को जाने नहीं दूंगा। यह काम ईरान कर रहा है और उससे पूरी दुनिया परेशान है। इसी स्टेट ऑफ हार्मोज से दुनिया का 20% एनर्जी का आवागमन होता है, यानी उसमें ऑयल है, गैस है, दूसरे सामान भी आते हैं। उन सबको प्रभावित कर रहा है ईरान। जिस तरह से इस पूरे इलाके में दादागिरी दिखा रहा है, वो पूरी दुनिया को 2 संदेश दे रहा है कि अमेरिका और इजराइल को रोक लो, नहीं तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा संदेश जो ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा दूरगामी है, जिस पर दुनिया को विचार करना चाहिए। ईरान यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया के लिए खतरा हूँ, मुझे रोक सको तो रोक लो। ईरान के पास जो क्षमता है, उसकी नेवी ख़त्म हो गई, उसकी एयरफोर्स ख़त्म हो गई और ज़मीन पर लड़ाई यह हो नहीं रही है। भले ही आजकल इस बात की चर्चा है कि अमेरिका जो है ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतारेगा, यानी अपने सैनिक उतारेगा ज़मीन पर। हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है कि सैनिक उतार तो दोगे आप, उतारने में अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने हवाई जहाज़ से उतार भी दोगे आप, उसके बाद क्या? एक सैनिक के पास 48 से 72 घंटे का सामान होता है सरवाइव करने के लिए, पानी, खाना, दवा और उसके अलावा हथियार।
तो माना जाता है कि 5 से 6 किलो का सामान अपनी पीठ पर लेकर चलता है एक फौजी। लेकिन सवाल है, फिर अगली रसद कैसे पहुंचेगी? वो आपको एयर ड्रॉप करना पड़ेगा फिर से, और एक जगह नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ईरान हमला कर सकता है, और एयर ड्रॉप अलग अलग जगहों पर करोगे तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? आपके पास ज़मीन पर तो कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं। अप्रैल मई जून में वहाँ का टेम्परेचर जो है ईरान का लगभग 60 से 65 डिग्री पर जाता है। अब आप सोचिए सैनिकों की क्या हालत होगी। इसलिए वो जो है बहुत व्यावहारिक कदम नहीं लगता है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहता है। वो ईरान के तेल को अपने अधिकार में लेना चाहता है। खर्ग आइलैंड पर कब्जे का मतलब है ईरान का 90% ऑयल का जो ट्रेड है वो ख़त्म, यानी ईरान आर्थिक रूप से ख़त्म। घर आइलैंड के आसपास 5 से 7 और आइलैंड है, जिनमें से 3 पर यूएई का दावा है कि हमारा है, जिस पर ईरान ने कब्जा कर रखा है। तो अमेरिका को इन आइलैंड पर भी अपनी सेना उतारनी पड़ेगी, और वो सेना हमेशा खतरे में रहेगी। ईरान जोर जोर से बोल ही रहा है, वो कह रहा है कि भून देंगे, कोई ज़िंदा नहीं बचेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो ये ईरान का बड़बोलापन अपनी जगह पर है, लेकिन ईरान की क्षमता 2 चीज़ों की है, मिसाइल्स और उसके अलावा ड्रोन। तीसरी उसके पास कोई ताकत नहीं है। तीसरी ताकत रूम में उसने हुतीज़ को एक्टिवेट कर दिया है। उसके नेटवर्क को जो रेड सी में आवागमन को मुश्किल में डाल सकता है, खतरे में डाल सकता है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, यह 3 ऐसे संगठन हैं, और एक अध्ययन का अनुमान है कि 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका से ईरान की, उसके बाद जो सेंसस की डील की गई, सेंसस उठाए गए, उसकी वजह से ईरान ने पिछले 9-10 सालों में लगभग $150 बिलियन की कमाई की है। और यह $150 बिलियन पूरी की पूरी रकम ईरान ने आतंकी नेटवर्क पर खर्च किया है। उसको मजबूत करने, उसको बढ़ाने के लिए ईरान ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश में विकास के लिए, अपने देश के लोगों को जीवन को सुधारने के लिए नहीं किया। आईआरजीसी को, इस रिजीम को मजबूत करने के लिए, और इस रिजीम की जो प्रॉक्सीज है, टेरर प्रॉक्सीज है, उनको मजबूत करने के लिए अब ऐसे में सवाल आता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। 2015 में समझौता हुआ अमेरिका से, तो ईरान ने यह वादा किया था कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अब पता चला कि ईरान ने लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम का 60% संवर्धन कर लिया है। इसका मतलब है वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। सवाल यह है कि अगर आपको परमाणु हथियार नहीं बनाने हैं तो आपको सिविलियन यूज के लिए 60% संवर्धन की यूरेनियम की ज़रूरत नहीं थी। उसका क्या करोगे आप? इससे साफ होता है कि आप कह कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते थे, और विशेषज्ञों का मानना है कि 60% यूरेनियम का जो संवर्धन हुआ है उससे जो डर्टी बम बनाया जा सकता है। अब दूसरी बात यह है, कही जा रही है कि जो 400 किलोग्राम है उसको ईरान ने कई जगह छुपा रखा है, कोई एक जगह नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि हम उस पर कब्जा करेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। वह बहुत ही मुश्किल काम है, किस सुरंग में है, किस पहाड़ी के पीछे है, कहाँ छुपा रखा है, उसको खोजना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह आता है कि मान लीजिए कि ईरान को रोका नहीं गया, उसने परमाणु हथियार बना लिया, अभी सिर्फ ड्रोन और मिसाइल की ताकत पर उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रखा है। अगर उसके पास परमाणु हथियार आ गया फिर क्या होगा? तो उसके लिए पहला खतरा जो है वह अरब देशों पर है, उसकी नज़र अरब देशों पर है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे झूठ बोलते हैं और ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, लेकिन उनकी यह बात झूठ नहीं है कि ईरान का इरादा अरब देशों पर कब्जा करने का है। जिस तरह से अरब देशों पर हमला किया है ईरान ने, उससे उसका इरादा साफ हो गया है। तो अरब देशों में अब ऐसे देशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि अमेरिका ने जो काम शुरू किया है वो पूरा करके जाए, और इसमें सबसे आगे सऊदी अरब है। उसको लग रहा है कि अगर अमेरिका बीच में छोड़कर चला गया मतलब सांप को अधमरा छोड़ गया। तो ईरान नाम का ये जो सांप है वो सऊदी अरब को
पी जाएगा। सऊदी अरब के बाद फिर अरब के बाकी देशों को भी कब्जा करना या उन पर अधिकार प्रभुत्व जमाना ईरान के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ईरान अरब देशों के लिए खतरा है, यह एक बात है। ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, यह दूसरी बात है। जिस तरह से वो टेरर प्रॉक्सीज लगातार पैदा कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर दुनिया से आतंकवाद ख़त्म करने की कोशिश भी करना है तो उसकी शुरुआत ईरान से होनी चाहिए। ईरान और एक पाकिस्तान और तुर्की, यह 3 ऐसे देश हैं जिनके यहाँ से आतंकवाद के नेटवर्क का और जिनकी जो आइडियोलॉजी है आतंकवाद को बढ़ावा देने की, उसको अगर ख़त्म नहीं किया गया, पूरी दुनिया असुरक्षित रहेगी और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा असुरक्षित होती जाएगी। इसलिए ईरान का यह युद्ध जो है, यह अमेरिका इजराइल बनाम ईरान वाला जो युद्ध चल रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने एक संप्रभु देश पर हमला कर दिया, बेवजह हमला कर दिया, वो सब बातें सामान्य स्थिति में ठीक है, किसी और देश के लिए ठीक है। जैसे वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया, वो सरासर गलत है। किसी भी दृष्टि से आप कानून देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून देखिए, नैतिकता देखिए, किसी भी दृष्टि से गलत था। और ऐसी गलतियां अमेरिका ने बहुत सारी की है अतीत में। लेकिन ईरान पर हमला, ईरान की शक्ति जब तक उसकी लड़ने की शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक दुनिया को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। आप सोचिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर परमानेंटली बंद हो गया, जो कि लगभग है ही, बंद है ही है वो, ईरान की परमिशन के बिना कोई जहाज़ वहाँ से गुजर नहीं सकता। ऐसे में दुनिया जो है ईरान के ब्लैकमेल से चलेगी, वो सबको ब्लैकमेल करेगा ईरान। फिर दोहरा रहा हूँ कि दुनिया में कोई देश नहीं है जिसने टेरर के 3 प्रॉक्सीज खड़े किए हो। जब अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर पर इजराइल पर हमला किया हमास के लोगों ने, निर्दोषों को मारा, हत्या की, बलात्कार किया, बंधक बनाकर ले गए, तब दुनिया के बहुत से देश और तमाम मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग गया था। लेकिन इजराइल ने जब पलटकर हमला किया तो हल्ला मचने लगा पूरी दुनिया में। तो इजराइल को अपने लोगों की सुरक्षा का, अपने लोगों को सुरक्षित बंधकों से छुड़ाने का अधिकार है कि नहीं? तो यह इस लड़ाई को ईरान जितना फैला रहा है, उसके 2 पक्ष हैं। एक है कि पूरी दुनिया पर दबाव बढ़ रहा है और दूसरा यह है कि अब पूरी दुनिया बचाव में आए या फिर पूरी दुनिया मिलकर ईरान के खिलाफ खड़ी हो जाए। 2 ही विकल्प है दुनिया के सामने, या तो फिर जो है पूरी दुनिया दबाव में आए और अमेरिका और इजराइल पर इतना दबाव डाले कि वह युद्ध से पीछे हट जाए, या फिर पूरी दुनिया मिलकर यह तय करे कि इस समस्या को, इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। जो सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देश कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि युद्ध ख़त्म हो जाए, अमेरिका और इजराइल पीछे हट जाए, तो पश्चिम एशिया में शांति तोड़ स्थापित नहीं हो सकती किसी भी हालत में। पश्चिमी एशिया अशांत बना रहेगा और पश्चिम एशिया पूरी दुनिया के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा सोर्स है और एनर्जी पर दुनिया भर की इकोनॉमी निर्भर है, देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर है, देशों का विकास निर्भर है। तो चुनाव आसान भी है, मुश्किल भी है। आप अगर सिर्फ इस दृष्टि से देखते हैं कि ईरान एक संप्रभु देश है और उस पर अमेरिका और इजराइल ने गलत तरीके से हमला किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, अमेरिका ने अपनी संसद से मंजूरी नहीं ली, यह लड़ाई का प्रस्ताव, इसके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा नहीं हुई, यह सब बातें आप बोल सकते हैं। लेकिन आप इसके बाद के परिदृश्य की कल्पना कीजिए। अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध से पीछे हट जाते हैं या युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ईरान सुधर जाएगा और आतंकवाद से तौबा कर लेगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा, वो कहाँ पल रहा है? ईरान में। और ईरान का इरादा क्या है उसको लेकर? उसको ग्लोबल टेररिज्म का सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहता है। ईरान हमजा को, ओसामा बिन लादेन के बेटे को, तो आप तय कीजिए खतरा कौन है।